Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your teacher for biology. Today we are going to discuss the brain. So dear students, first of all तो एक schematic diagram ड्रॉ करने लगा हूँ जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे. Divisions of human nervous system. So human nervous system, it is divided into two main parts. Central nervous system, or which we called as CNS, and number two is the peripheral nervous system, or which we called as PNS. So dear students, पहले चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. इसके डिवीजन को देखते हैं. So central nervous system, it consists of two further main parts. Number one is the brain, and number two is the spinal cord. अब पहले देखते हैं ब्रेन को. Brain is further divided into three main parts. Dear students, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहा हूँ जो कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. इस फ्लो चार्ट से आपको ये हेल्प मिलेगी कि हम एक्चुअली कौन सी जगह पे हैं. जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे इस डायग्राम से उससे आपको हेल्प मिलेगी कि हम नर्वस सिस्टम के कौन से हिस्से पे हैं और एक लॉजिकल फ्लो बनेगा हमारा आगे चलने की तरफ. सो ब्रेन के आगे फर्दर three divisions: the forebrain, midbrain, and hindbrain. और इसी तरह से फिर फोरब्रेन की फर्दर आगे तीन सब डिविजन्स. Number one, the thalamus. Number two, the hypothalamus. And number three, the cerebrum. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हाइंड ब्रेन के भी फर्दर तीन सब डिविजन्स. द फर्स्ट वन इज pons. The second one is medulla oblongata. And the third one is cerebellum. So dear students, ये डिफरेंस याद रखना है. cerebrum और cerebellum. Cerebellum is the part of hindbrain, while cerebrum is the part of forebrain. और जो मिड ब्रेन है ये बहुत रिड्यूस होता है. इसकी फर्दर कोई हम आगे डिविजन्स नहीं पढ़ते. इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन याद रखनी डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल nerves.
और जो कि स्पाइनल नर्व्स, इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ये सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड into two pathways, इससे दो पाथवे बनते हैं। एक है सेंसरी पाथवे और दूसरा है मोटर पाथवे। पाथवे मतलब कि वो नर्व ट्रैक्ट्स हैं जो मैसेजेस लेके आएंगे या लेके जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी पाथवे का तो सिर्फ एक ही काम, ओनली वन जॉब, दैट दे विल कैरी ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि जो मोटर पाथवे हैं ये दो आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होंगे और ये दो तरह के सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स, इसका सिर्फ एक ही काम कि चूंकि मोटर पाथवे है, मतलब कि ये मोटर न्यूरॉन से बना हुआ है और मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन था, उनका ये फंक्शन था कि वो मैसेजेस रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और उसको डिलीवर करते हैं टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स का जो है असल काम। लेकिन अगर वो मोटर न्यूरॉन हमारे वॉलंटरी कंट्रोल वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पर चला जाए तो उसे हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक इज़ फ्रॉम सोमा, सोमा इज़ फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पर इसका मतलब है द टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन आर द कार्डिक मसल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर, ये तीन डिफरेंट टाइप्स के जो इंसानों के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर जो मसल्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही ऐसा मसल है जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी यानी कि कॉन्शियस कंट्रोल है, जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। यानी कि जैसे मैं अब लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से, सो आई एम राइटिंग विथ माई स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटन। जो हमारा ढांचा है, हमारा जो एंडोस्केलेटन है, उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं हमारी हड्डियों के साथ, उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और याद रखिएगा, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ अस। बाकी इंशाल्लाह जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बारी आएगी तो तब मज़ीद डिटेल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। और याद रखिएगा, सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई किया जा रहा है? स्केलेटल मसल्स को। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है दैट सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स और फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। उसमें आपको तीन ऑप्शन हो सकती हैं, लाइक अल्फा skeletal muscles, beta is smooth muscles, and Charlie is cardiac muscles, and delta none of them. So the correct answer will be, if we are talking about the somatic nervous system, so the correct answer is the skeletal muscles. अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ये भी मोटर पाथवे का ही हिस्सा है, इसकी दूसरी सब डिवीजन है, ये दूसरा सिस्टम है जो कि मोटर पाथवे से निकल रहा है। मतलब कि ये मैसेज रिसीव कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और लेके कहाँ पर जा रहा है? टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस पर ज़रा नाम पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, मतलब कि ये हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं है। सो दिस इज़ इनवॉलंटरी, ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में था, वॉलंटरी कंट्रोल में था, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके हवाले से जस्ट एक चीज़ लिखनी है, इट इज़
involuntary, and it is supplied इसमें से चंद एक एग्जांपल लिख लग रहा हूं टू हार्ट यानी कि कार्डिक मसल्स एंड द विजरल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम एसोफिगस टू द एनस ऑल ऑफ द सिस्टम इज नॉट आर अंडर कंट्रोल क्योंकि ये टोटली कंट्रोल कर रहा है इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पैसेज वे के मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। डायफ्राम का मैं आपको बताया था कि वो स्केलेटल मसल है और उसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं यानी कि रिब मसल्स वो भी स्केलेटल मसल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पैसेज वे बना रहे हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इनके अंदर जो मसल्स हैं दे आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ स्मूथ मसल्स एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, इनटू sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. अब जो सिर्फ एक एक लाइन में इनको डिफाइन करता चलूं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है, इट एक्टिवेट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट इज activated during resting conditions। यानी कि जब भी हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लाइक आपने भागना है, दौड़ना है, कोई लड़ाई हो रही, कोई झगड़ा हो रहा है, आपके पीछे कोई शख्स भाग रहा है, आपने उसे दूर भागना है, आपके पीछे वो खतरा है, सो उस सिचुएशन के अंदर या आप सो रहे थे, अचानक से डरावना ख्वाब देखा और आप एकदम से हड़बड़ा कर उठ गए, उस वक्त भी हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है। और जब वो सिचुएशन, जब इमरजेंसी की सिचुएशन ओवर हो जाए, मतलब वो ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो जो कुछ भी एक्टिवेट हो चुका था, जो ज़रूरत से ज़्यादा एबनॉर्मल हो चुका था, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उन सारी चीज़ों को वापस अपनी नॉर्मल जो लिमिटेशंस हैं, जो नॉर्मल बाउंड्रीज हैं, उनमें लेके आता है। लेट्स सपोज कि जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वो सिचुएशन ओवर हो जाए, यानी जो आप इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, तो तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको वापस हार्ट को नॉर्मल, जो आपकी हार्ट रेट है 7 to 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल ले आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो जो जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन थी, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपको पूरा नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन बताई, और इसमें हम अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले चंद लेक्चर्स के अंदर। सो आज के लिए एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, आज हम ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि ब्रेन की आगे जो डिविजन्स हैं वो किस तरह से हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें देखते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ब्रेन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लें, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ, फिर उसके बाद देखेंगे कि मज़ीद इसकी सब डिविजन्स क्या क्या हैं और उनमें उनकी भी डिटेल्स देखेंगे कि वो किस किस पर्पज़ के लिए बनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आपके लिए, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ब्रेन के हवाले से, याद रखिएगा। एक तो जो ब्रेन है इट इज़ हाईली डेवलप्ड
इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर सबसे बेस्ट जो इसकी क्रिएशन है हुई है ब्रेन की। नंबर 2, एक एडल्ट के अंदर तकरीबन 3 पाउंड तक इसका वेट हो सकता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टोटल बॉडी वेट के एतबार से देखें तो ये सिर्फ 2% बनेगा, जबकि हम अगर इसकी साइज़ के एतबार करें तो साइज़ भी मतलब कि कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें एक एवरेज यानी कि जो छोटा फुटबॉल साइज़ है उसी का होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं ब्रेन के कुछ वो चीज़ें जो कि हमारे बुक के अंदर मेंशन्ड है। सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोटेक्शन को डिस्कस करें। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 to 4 वेज। सो फर्स्ट वे जिसमें इसके प्रोटेक्शन है दैट इज क्रेनियम। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे मूवमेंट्स वाले चैप्टर में कि स्कल हमारा जो ढांचा है उसकी सारी डिटेल पढ़नी है। उसमें 206 हड्डियाँ हैं। तो स्टार्ट हम उसको करते हैं एक्सियल स्केलेटन से और अपेंडिकुलर स्केलेटन से। तो एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला हिस्सा है दैट इज दिस स्कल। और स्कल जो होता है उसकी 2 डिविजन्स होती हैं, एक उसकी क्रेनियम और दूसरा उसका फेशियल बोन्स, यानी वो हड्डियाँ जिससे हमारा चेहरा बनता है, यानी चेहरे की हड्डियाँ, उन्हें कहा जाता है फेशियल बोन्स। और वो स्कल का हिस्सा जिसके अंदर एनक्लोज्ड है हमारा ब्रेन, उसे हम कहते हैं क्रेनियम। सो क्रेनियम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अभी आपको बताया स्कल, हमारे जो खोपड़ी है ये उसका हिस्सा होता है। उसके 2 हिस्से हैं, क्रेनियम एंड द फेशियल बोन्स। क्रेनियन बोन्स, अच्छा यहाँ पर चूंकि आगे चल कर भी हमने इसको डिस्कस करना है तो आपसे याद रखना है, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि प्रीवियसली हमने पढ़ा था तो कितनी बोन्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो क्रेनियल बोन्स हैं दे आर 8 इन नंबर। 8 होती हैं हड्डियाँ क्रेनियम की। टोटल स्कल की हड्डियाँ 22 होती हैं, 22 बोन्स आर देयर। उनमें से 8 जो हैं वो क्रेनियल हैं और 14 जो है वो फेशियल हैं। अब थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि इसमें 8 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं। यहाँ पर सामने एक है फ्रंटल, बिल्कुल पीछे यहाँ पर ऑक्सीपिटल, यहाँ पर ये 2 पैराइटल, फिर उसके बाद इस तरह यहाँ पर ये कान के बिल्कुल पास ये टेम्पोरल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर एक स्फीनॉइड और एथमॉइड, ये आंखों के अंदर वाले साइड्स पे मौजूद होती हैं। तो ये 8 हड्डियाँ हमारी क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं और इसी के अंदर मौजूद है हमारा ब्रेन। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग नेचुरल फैक्ट बताता चलूँ। आपने अखरोट देखा होगा। अखरोट को जब हम खोलते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो जो उसकी रिजेंबलेंस है बिल्कुल ऐसी है उसके ऊपर वाले हिस्से की, जो उसका शेल होता है जिसको हम नट शेल कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमारी क्रेनियम, जैसे कि हमारे ये खोपड़ी होती है, बहुत ही हार्ड। और उसके अंदर जो उसकी गिरी होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहे थे बाय शेप ओनली, जस्ट ओनली शेप। टेक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ, शेप की बात कर रहा हूँ। तो शेप के एतबार से वो बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रेन है। इसी तरह से चूँकि ब्रेन इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, तो इसको अल्लाह ताला ने एक हार्ड केसिंग के अंदर एनक्लोज किया और उस केसिंग को हम कहते हैं क्रेनियम। और इन बोन्स को कहते हैं क्रेनियल बोन्स विच आर 8 इन नंबर। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटेक्शन ऑफर की जा रही है दैट इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिवेट करते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो पहली बात तो ये कि फ्लूइड है, मतलब कि इट्स अ लिक्विड। सेरिब्रो का मतलब है यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल का मतलब है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देयर इज अ लिक्विड विच फ्लोज इन देम और ये ऑफर करता है प्रोटेक्शन।
वो किस तरह से करता है, पहले मैं मेनिंजेस को बता लूँ क्योंकि ये मेनिंजेस के अंदर मौजूद है, फिर उसके बाद आता हूँ इसकी तरफ कि ये किस तरह से मौजूद होगा और कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा। द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज़ ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द ब्रेन इज द meninges। सो डियर स्टूडेंट्स, meninges याद रखिएगा, these are 3 layers of connective tissue। These are 3 layers of connective tissues present over the brain। ये ऐसे ही है जैसे कि लिहाफ दिया हो, जैसे कि कोई एक एक्सटर्नल कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ब्रेन के ऊपर मौजूद जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग्स हैं उन्हें कहते हैं मेनिंजेस। और याद रखिएगा कि ये 3 लेयर्स हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर। सो इट इज कॉल्ड 3 लेयर्स। अब ये लेयर्स कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलता हूँ साथ में। ये 3 लेयर आर, जो सबसे बाहर जो मौजूद है दैट इज ड्यूरा मैटर, उसके इनर साइड पे मौजूद है अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट साइड पे मौजूद है पाया मैटर। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूंगा। सपोज दिस इज द ह्यूमन स्कल। These are hairs। यहां से मैं जस्ट छोटा सा पैच उठाने लगा हूं, इतना हिस्सा इसको, कि यहां से जब हम इसको खोल के देखें तो हाउ वुड इट लुक लाइक, ये कैसा दिखेगा। तो इसकी मैं तरतीब आपको बताने लगा हूं लेयर्स के हिसाब से। तो सबसे ऊपर मौजूद है स्कैल्प, यानी जो स्किन है इसे हम कहते हैं स्कैल्प, और यहां पर ये सारे आपको नजर आ रहे हैं दीज आर हेयर्स, जो हमारे बाल होते हैं। उसके नीचे मौजूद है द बोन, जिसको हम स्कल कहते हैं। ये स्कल है, ये हड्डी जो हमारी क्रेनियम भी कहलाती है। ये क्रेनियल बोन्स हैं, ये सारे ये बोन है, दैट इज क्रेनियल बोन। इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ। उसके नीचे मौजूद है एक लेयर दैट इज द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे मौजूद है एरेक्नॉइड मैटर, so here is arachnoid matter, और सबसे नीचे मौजूद है इनर मोस्ट साइड पे द पाया मैटर, और उसके नीचे अब बारी है हमारे ब्रेन टिश्यू की। तो यहाँ पर मौजूद है ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो दिस इज आवर ब्रेन। तो ये इतना सा आपको पैच सिर्फ दिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू लेबल इट। सो दीज आर द हेयर्स एंड दिस इज स्कैल्प, जो स्किन है हमारी ब्रेन क्रेनियम के ऊपर, एंड दिस कंप्लीट लेयर इज द क्रेनियम। उसके नीचे मौजूद है द ड्यूरा मैटर, उसके नीचे मौजूद है अरेक्नाइड मैटर, उसके नीचे सबसे इनर मोस्ट जो है लेयर इसकी दैट इज पाया मैटर, और ये यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जिसको हम कहते हैं ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमीडिएटली ब्रेन के ऊपर क्या है पायामीटर, और पायामीटर के ऊपर क्या है अरेक्नाइड, देन उसके बाद ड्यूरा। ड्यूरा किसके साथ अटैच है विद द बोन्स,
यानी कि जो क्रेनियम है और उसके ऊपर क्या मौजूद है, स्कैल्प, और उसके ऊपर हैं हेयर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, these three layers, dura mater, arachnoid matter and pia matter, these are the meninges of brain. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी ये नीचे ब्रेन मौजूद है हमारा. दिस इज आवर ब्रेन. इनको अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स की मदद से प्रोटेक्ट किया हुआ है. और यहाँ पर एरेक्नॉइड जो मैटर है, इसके अंदर मौजूद है द CSF, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर. जो CSF है ये 2 जगहों पर मौजूद है. इट इज़ प्रेजेंट ओवर 2 प्लेसेस. इसको मैं यहाँ पर नीचे शो करने लगा हूँ. एक तो मौजूद है ये, इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, और दूसरा ये मौजूद है बिटवीन द मेनिंजेस. अब ये डियर स्टूडेंट्स वेंट्रिकल्स क्या हैं? सो वेंट्रिकल्स, दीज आर द स्पेस बिटवीन द ब्रेन. ये हॉलो स्पेस होती है, एक कैविटी होती है विच इज फिल्ड विद, इट इज फिल्ड विद CSF. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ भरी हुई होती है. और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप याद रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं. देयर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स मौजूद हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान मौजूद हैं. उसके नीचे मौजूद है थर्ड वेंट्रिकल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेंट्रिकल्स क्या हैं? दीज आर स्पेसेस. हमारा जो ब्रेन है ये हॉलो ऑर्गन है, अंदर से कैविटी है, स्पेस है, और ये कैविटी और स्पेस क्या कहलाती है? द वेंट्रिकल्स. और एक है फोर्थ वेंट्रिकल. और याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इट इज कॉन्टिन्यूअस with central canal which is present in the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैविटी है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल. और ब्रेन के अंदर ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ. इनके अंदर भी CSF फ्लो कर रहा है. सो देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में, और फोर्थ से फिर वो जाता है टू द सेंट्रल कैनाल. एंड ऑल्सो बिटवीन द मेनिंजेस. तो यहाँ पर जो एरेक्नॉइड मैटर है, यहाँ से ये इनके दरमियान, मेनिंजेस के दरमियान मौजूद है. और यहाँ पर बिटवीन द मेनिंजेस इट एक्ट्स एज अ कशन और शॉक एब्जॉर्बर. सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग कि हमारा जो ऊपर यहाँ पर देखिए हड्डी, ब्रेन की जो हड्डी है यानी क्रेनियम, बहुत सख्त है. और जो ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नरम है. जब आप भाग रहे हों, चल रहे हों या जंप कर रहे हों, कोई जॉल्टिंग मूवमेंट हो रही हो, तो उस दौरान माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि यह ब्रेन जब टच करेगा इसको, क्रेनियम को, तो ये तो रप्चर हो सकता है, ये फट सकता है. तो इस चीज़ से बचाने के लिए अल्लाह हैज़ प्रोवाइडेड अस विद दिस मेनिंजेस. और इन मेनिंजेस के दरमियान में मौजूद है द CSF. तो ये ऐसा ही है, जैसे अब आप जंप करेंगे तो ब्रेन ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि इन मेनिंजेस के दरमियान में मौजूद है CSF क्या, ये बिल्कुल पानी की तरह का, प्लाज्मा की तरह का ही एक लिक्विड है, जो प्लाज्मा हमारा ब्लड के अंदर होता है. उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन है इसकी, वो फिर अगले किसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा. तो ये पानी की तरह का होता है. ये जैसे ऊपर को जाने की कोशिश करेगा तो ये उसको कशन करेगा, मतलब उसको सहारा देगा, उसके शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, और ब्रेन को कभी भी डायरेक्टली टच नहीं करने देगा क्रेनियम के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्शंस आपने याद रखनी है. एक तो क्रेनियम, नंबर 2 इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहाँ पर मौजूद, और मेनिंजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से
इतने नर्म और इतने डेलिकेट ब्रेन को प्रोटेक्शंस ऑफर की हुई हैं, और एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन प्रोटेक्शंस ऑफर की हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ meninges, in the form of cranium, in the form of CSF. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।